Hello children, I welcome you all once again to our channel Winshri। ठीक है बच्चों, सो आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे एंड अपने घर में सेफ होंगे। राइट तो बेटा मैंने आपका ना वीडियो शूट किया था बट उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसमें मेरी वॉइस नहीं रिकॉर्ड हुई थी, तो इसलिए ये वीडियो दोबारा शूट करना पड़ रहा है। ओके बट इट्स ओके, मैं कर लूँगी दोबारा शूट एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो बेटा आज का टॉपिक सबसे पहले तो बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने काफ़ी सारे नए नए डायमेंशंस किए थे, बहुत कुछ सीखा था। इस वीडियो में हम डायमेंशंस को ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बेटा पिछले वीडियो में मैंने आपको एंगल की डायमेंशन बताई थी, तो वो हमने फॉर्मूला से निकाली थी। तो हमने देखा था कि एंगल एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ रही थी। ठीक है, तो एंगल डायमेंशन लेस क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? m0 l0 t0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने ये नोटिस किया था कि उसकी जो डायमेंशन थी वो डायमेंशन लेस आ रही थी। और टाइम की डायमेंशन हमें पता है, टाइम की डायमेंशन t होती है। वेल एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? जैसा कि एंगुलर वेलोसिटी, जैसे अगर हम नॉर्मल वेलोसिटी की बात करें तो वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन जब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमें पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और कुछ नहीं, एंगल ही होता है, तो हम लिखते हैं एंगल अपॉन टाइम। एंगल डायमेंशन लेस है, टाइम की डायमेंशन t है, तो हमारा टोटल डायमेंशन 1/t या t की पावर -1 आएगा। एंड अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो वो m0 l0 t की पावर -1 आएगा। उसके बाद बेटा ये एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई। अब हम आते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन पे। तो चीजों को रिलेट करते करते सीखो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज नॉर्मल एक्सेलरेशन, बट यहाँ पे हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने गेस कर लिया होगा, इट इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अभी अभी हमने निकाला कि एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन t की पावर -1 होती है, तो उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। एंड चेंज इन टाइम की क्या होती है? टाइम की तो t होती है, तो चेंज इन टाइम अपॉन टाइम। ठीक है, सॉरी change in angular velocity which is t की पावर -1 upon change in time which is t, तो t की पावर -1 upon t which is equal to t की पावर -2, राइट। ये t ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, इसलिए t की पावर -2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सो एंगुलर एक्सेलरेशन का हमारे पास डायमेंशन निकल गया, वो है m0 l0 t की पावर -2। अब एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। बच्चा एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। जिन बच्चों ने पहला वीडियो नहीं देखा है उन्हें नहीं पता होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो वो कृपया करके पिछला वीडियो जाकर देख ले। अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे ऐसे बता सकती हूँ कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका डायमेंशन ml² होता है। ये कैसे होता है ये मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी, वो पिछले वीडियो में जाकर आप खुद देख लेना। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² होता है डायमेंशन। एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन हमने अभी निकाला था, इट वॉज t की पावर सॉरी t की पावर -1। सो हमारा टोटल डायमेंशन निकल के यहाँ पे क्या आएगा बच्चा? ml² t की पावर -1, एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ आर एंगुलर मोमेंटम। ओके, एंगुलर मोमेंटम सिंपल है बेटा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला I इंटू ओमेगा था, वेयर I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ml²। ml² is the formula of momentum inertia, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? t की पावर -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ml² t की पावर -1, हमारा आंसर आ गया। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट, एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद बेटा एक आता है नया, विच इज टॉर्क। मुझे पता है कि आपने पहले कभी ये टर्म नहीं सुना है एंड आप ये भी सोच रहे हो कि क्या है, लेकिन अभी इस चीज में मत जो है कंसंट्रेट करो कि ये क्या चीज है, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। बिकॉज टॉर्क वैसे बताऊं तो बहुत डिटेल्ड चीज है,
ठीक है, उसको अगर समझाने बैठ जाऊं तो 3-4 सेशंस लग जाएंगे। लेकिन अभी हमें सिलेबस पे के अकॉर्डिंग चलना है। धीरे धीरे जब इसका वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर पढ़ेंगे 11th में तो आपको समझ आ जाएगा टॉर्क क्या होता है। लेकिन अभी के लिए डायमेंशंस टॉपिक है तो डायमेंशंस पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है बेटा, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई इंटू एल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर आई क्या होता है I is again your moment of inertia. ठीक है, I is again moment of inertia. And beta, what is alpha? Any guesses? Alpha is your angular acceleration. Angular acceleration. तो बेटा अभी अभी हमने पढ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, t की पावर -2, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन time. And what about moment of inertia? It is ml square. तो ml square t की पावर -2. This is the dimension of, ये किसकी डायमेंशन निकली अभी, टॉर्क की। एंड इसको एक याद करने का इजी माइंड मैप बता देती हूँ। ठीक है, वर्क, एनर्जी, ठीक है, टॉर्क, इन सब का डायमेंशन एक ही है विच इज ml स्क्वायर t की पावर -2। अब याद हो गया होगा इजीली, राइट? सो दिस इज द पावर ऑफ माइंड मैप। अगर आप याद रखोगे कि टॉर्क का डायमेंशन वर्क एंड एनर्जी के सिमिलर है तो आप कभी नहीं भूलोगे कि उसका डायमेंशन ml स्क्वायर t की पावर -2 है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब एक सिंपल चीज बताती हूँ जिससे बच्चे डरते हैं बट एक्चुअली में वो बहुत इजी है। ठीक है, तो वो है वेवलेंथ। वाइवा में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेवलेंथ का डायमेंशन क्या है, और बच्चे पता नहीं क्यों वहां अटक जाते हैं, कहते हैं वेवलेंथ वेवलेंथ। अरे बेटा, वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, नैनोमीटर, नैनोमीटर होता है या मीटर होता है या सेंटीमीटर होता है। वेवलेंथ एक्चुअली है क्या, इट इज अ टाइप ऑफ लेंथ ओनली, इट इज अ टाइप ऑफ लेंथ। वेवलेंथ इज अ टाइप ऑफ लेंथ, तो क्या डायमेंशन होगा, कुछ नहीं सोचना है, एल इज द डायमेंशन, या फिर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो m0 l1 t0, बस यही है डायमेंशन वेवलेंथ का, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। अब बेटा पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो सबको पता होगा, 1 टाइम को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। तो इसका जो यूनिट होता है वो सेकेंड इनवर्स होता है, राइट? सेकेंड इनवर्स, तो उसको 1/टाइम लिखते हैं। तो 1/टाइम, तो टी टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टी, तो क्या आ जाएगा m0 l0 t की पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सो व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब 2 पाई बेटा मैंने आपको समझाया था कि जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं वो डायमेंशनलेस होती है। जैसे कि पाई एक नंबर है, पाई एक नंबर है जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.144 समथिंग होती है, तो दिस इज अ कांस्टेंट। क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं है, जिन चीजों का यूनिट नहीं होता उनका डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, एंड 2 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, 2 एक नंबर है, उसका अपने आप में कोई यूनिट नहीं है, इसलिए ये डायमेंशनलेस है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का बेसिकली जो डायमेंशन आ जाएगा तो फिर वो फ्रीक्वेंसी के ही इक्वल आ जाएगा। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम 2 पाई को कंसिडर नहीं करेंगे, इट इज डायमेंशनलेस, हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी को कंसिडर करेंगे, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन आ जाएगा वो फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जाएगा, जो हमने अभी अभी निकाला t की पावर -1। या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो m0 l0 t की पावर -1, राइट? अब बेटा एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है कि जिन चीजों के पास यूनिट नहीं है, जिन चीजों के पास यूनिट नहीं है, जो चीजें यूनिटलेस हैं वो डायमेंशनलेस है। ठीक है, इसका मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ, जैसे कोई नंबर मैंने लिख दिया 2, या कोई फ्रैक्शन लिख दिया 4/3, या कोई भी चीज आपको लिख के दे दी 3, 7, 9.99, ये सब डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं क्योंकि इनका कोई यूनिट नहीं है, ये अपने आप में नंबर्स हैं। बेटा अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ठीक है, कोई चीज यूनिटलेस है तो वो श्योरली डायमेंशनलेस है,
बट अगर कोई चीज डायमेंशनलेस है, अगर कोई चीज डायमेंशनलेस है तो क्या ये नेसेसरी है कि वो यूनिटलेस होगी? सोचो जरा इस बारे में। कोई चीज अगर डायमेंशनलेस है तो क्या ये जरूरी है कि वो यूनिटलेस होगी? आंसर इज नो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज यूनिटलेस है तो वो डायमेंशनलेस, आई मीन अगर कोई चीज यूनिटलेस है तो वो डायमेंशनलेस होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चीज डायमेंशनलेस हो तो वो यूनिटलेस ही होगी। नो। एग्जाम्पल दूं बेटा? स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, याद है? माइंड मैप, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ाए थे मैंने, रेडियन और स्टीरेडियन, रेडियन एंड स्टीरेडियन। ये किस चीज के होते हैं दोनों यूनिट्स बेटा? रेडियन इज फॉर प्लेन एंगल एंड स्टीरेडियन इज फॉर सॉलिड एंगल। एंड जब हमने एंगल्स का इनका डायमेंशन निकालने की कोशिश करी थी तो वी सॉ दैट बोथ ऑफ दीज वर डायमेंशनलेस। सॉलिड एंगल इज आल्सो डायमेंशनलेस एंड प्लेन एंगल इज आल्सो डायमेंशनलेस। पर इनके तो यूनिट्स होते हैं ना, इनके यूनिट्स होते हैं स्टीरेडियन और रेडियन। तो इसलिए आपको याद रखना है, मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूं जिसे आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो। इफ अ क्वांटिटी, ठीक है, मैं इसको अपने वर्ड्स में लिख देती हूँ। इफ अ क्वांटिटी इज यूनिट, इफ अ क्वांटिटी इज यूनिटलेस, इट इज श्योरली, श्योरली वो डायमेंशनलेस होगी। इट इज श्योरली डायमेंशनलेस। बट इफ अ क्वांटिटी, but if a quantity is dimensionless, मैं यहाँ पे थोड़ा उसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, but if a quantity is dimensionless, it may or may not have unit। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब यही है कि अगर किसी चीज के पास यूनिट नहीं है, किसी चीज के पास यूनिट नहीं है तो डायमेंशन तो पक्का ही नहीं होगा। लेकिन अगर किसी चीज के पास डायमेंशन नहीं है तो जरूरी नहीं है कि उसके पास यूनिट नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या ऐसे लिख लो, वट एवर इज कंफर्टेबल विद यू। मैं अभी यहाँ पे आगे चल रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ आ गई। अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वेलोसिटी, अब ये देखो आपसे एग्जाम में प्ले कैसे करते हैं। या आपसे ये नहीं पूछेंगे वेलोसिटी का डायमेंशन बताओ, या आपसे पूछेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम का डायमेंशन बताओ। बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट भी तो एक टाइप की वेलोसिटी ही है, राइट? velocity of light is also a type of velocity and we know the dimension of velocity lt की पावर -1। तो यही होगी velocity of light का भी डायमेंशन। किसी भी चीज का velocity होगा तो उसका डायमेंशन lt की पावर -1 ही होगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज। अब बेटा मुझे ना आपसे कुछ डिस्कस करना था, वो था ग्रेडियंट, कि ग्रेडियंट क्या चीज होती है। ठीक है, ग्रेडियंट क्या चीज होती है बेटा? ग्रेडियंट अगर हम फिजिक्स में बात करें तो अगर मैं बोलती हूँ किसी भी चीज का ग्रेडियंट निकालो तो मतलब है कि उस चीज को आप लेंथ से डिवाइड करो। ठीक है, लेंथ से डिवाइड करो। जैसे मैंने आपको बोला कि वेलोसिटी का ग्रेडियंट निकालो, ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट बताओ, तो इट विल बी नथिंग बट वेलोसिटी अपॉन लेंथ, वेलोसिटी अपॉन लेंथ। मैं आपको बोलूँ मास का ग्रेडियंट निकालो, सो इट विल बी मास अपॉन लेंथ। मैं आपको बोलूंगी कि सपोज 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 एक्सेलरेशन का ग्रेडियंट निकालो, तो इट विल बी एक्सेलरेशन अपॉन लेंथ। बेसिकली स्पीकिंग किसी भी चीज का ग्रेडियंट का मतलब है उस चीज को डिवाइडेड बाय लेंथ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, वो है वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन, वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन। तो आपको कुछ नहीं करना है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ कर देना है। ठीक है, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी की पावर -1 है, ओके, एंड लेंथ का डायमेंशन एल, एल से एल कटा तो क्या आया इसका डायमेंशन m0 l0 t की पावर -1। अंडरस्टूड? तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो डायमेंशन होगा वो होगा m0 l0 t की पावर -1। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर एक दूसरी चीज आती है रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो।
रेट ऑफ फ्लो का मतलब है कि कितने टाइम में कोई चीज स्पेशली लिक्विड फ्लो कर रही है, ठीक है। तो उसकी तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन टाइम, कितने टाइम में कितनी वॉल्यूम फ्लो हो रही है, रेट ऑफ फ्लो। तो वॉल्यूम का डायमेंशन तो सबको पता है आई गेस, एल क्यूब, एंड टाइम का डायमेंशन टी। तो फिर हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा एम जीरो एल की पावर 3 एंड टी की पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगी, सो इट विल बी टी की पावर -1। वंडरफुल। अब आगे चलते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग आता है प्लैंक्स कांस्टेंट। आई गेस अभी तक आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा प्लैंक्स कांस्टेंट, कि नहीं पढ़ा? पढ़ लिया होगा बेटा, एच से डिनोट करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट को, ठीक है। तो बेटा इसको हम एक फॉर्मूला से निकालते हैं, विच इज एच इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब बेटा एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। एनर्जी, वर्क और टॉर्क तीनों का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 होता है। एंड फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन थोड़ी देर पहले ही निकाला था, टी की पावर -1। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी यही होता है, ठीक है। तो ऊपर जाएगा टी, ऊपर जाएगा टी तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। टी ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, सो इट विल बी एम एल स्क्वायर टी की पावर -1। करेक्ट है। यहाँ पे इसकी बेसिकली इसको आप ऐसे समझ लो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो बेटा एम एल स्क्वायर, ठीक है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 था और अपॉन में टी की पावर -1 था। टी की पावर -1 को अगर आप न्यूमरेटर में ले जाओगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर इसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये बात तो पता है ना, बेसिक मैथ्स, कि किसी चीज को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाते हो तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है, और अगर किसी नेगेटिव पावर वाले को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हो तो उसकी पावर प्लस हो जाती है। तो इसलिए -1 जब -2 में प्लस होगा तो आंसर हमारा -1 आ जाएगा। इसीलिए जो टोटल डायमेंशन बनेगी प्लैंक्स कांस्टेंट की वो बनेगी एम एल स्क्वायर टी की पावर -1। ओके, एम एल स्क्वायर टी की पावर -1, ये थी प्लैंक्स कांस्टेंट की। अब बात करते हैं लीनियर मास डेंसिटी की। लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। तो बेटा लीनियर मास डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन लेंथ, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन लेंथ। तो आप इसको लिख सकते हो एम एल की पावर -1 टी 0, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एवोगाड्रोस नंबर की। एवोगाड्रोस नंबर, सब बच्चों ने केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वहां आपने एवोगाड्रोस नंबर पढ़ा होगा 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। ये एक नंबर होता है। क्या इसका कोई यूनिट होता है? नहीं, कोई यूनिट नहीं होता, इट इज जस्ट अ नंबर। अगर आपको इसकी डेफिनेशन याद होगी तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह की होती है कि नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ एंटाइटीज which are equal in number to the number of atoms present in 1 mole of C12 atom, right। उसी को हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं, और वो ये है। तो ये एक नंबर है, एंड हमने पढ़ा है कि जिस चीज का यूनिट नहीं होता उसका डायमेंशन नहीं होता, तो इट इज डायमेंशन लेस। एवोगाड्रोस नंबर इज डायमेंशन लेस। उसके बाद हमारे पास एक आता है राइडबर्ग कांस्टेंट करके, वो भी आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, आई थिंक चैप्टर 2 में पढ़ोगे आप। राइडबर्ग कांस्टेंट करके एक कांस्टेंट होता है जिसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा के वेवलेंथ निकालने के लिए एक राइडबर्ग इक्वेशन होती है उसको यूज करते हैं। तो उसमें राइडबर्ग कांस्टेंट होता है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, राइट। तो इसका फॉर्मूला होता है 2π² mk²E4। डरने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, मैं अभी बता रही हूँ। CH3। तो बेटा ये कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। व्हाट इज हैपनिंग, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, एंड k² इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट। इसका डायमेंशन लेस है, इन चीजों को भूलो, ठीक है। E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड ठीक है। तो ये सारा पूरा सॉल्व करके
m0 l की पावर -1 t की पावर 0 आएगा। एंड ये आपका होमवर्क है कि ये कैसे आया आपको ये पूरा सॉल्व करना है एंड कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, ठीक है। एंड जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। पिन्ड फॉर एवरीवन टू सी दैट दिस चाइल्ड हैज गिवन द फर्स्ट आंसर। पूरा सॉल्व करके